तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे केमिस्ट्री और जो हमारे बायोलॉजी दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमें जानना भी जरूरी है। हमारे जो एवरीडे लाइफ है उसके लिए भी हमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। बस इसको आपको शान से पढ़ते रहना है पूरा, ठीक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यह आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है एंजाइम या एंजाइम उत्प्रेरण, ठीक है। तो इस एंजाइम का और इस एंजाइम उत्प्रेरण का मतलब क्या है, ये कौन सी चीज है, पहले इसको समझो। फिर मैं इसका यूज बताऊंगा, आपके शरीर में कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होगा, ये सब चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो एंजाइम है वो एक पदार्थ ही होता है। जैसे दुनिया में कई पदार्थ हैं, उसी प्रकार से ये भी एक पदार्थ ही होता है। लेकिन क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा पदार्थ है कि इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो आणविक द्रव्यमान उच्च होता है। क्या बोला मैंने? ऐसा पदार्थ है जिसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो उच्च होता है, ठीक है। और ये एक ऐसा पदार्थ भी है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है, जिसमें कार्बन उपस्थित होती है। क्या बोला मैंने? ऐसा भी पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन भी उपस्थित होती है और कार्बन भी उपस्थित होती है, और इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो उच्च भी होता है। तो आणविक द्रव्यमान उच्च होने के कारण जो यौगिक जो पदार्थ है, ये जो पदार्थ है वो पदार्थ बन जाता है जटिल, मतलब स्ट्रॉन्ग पदार्थ बन जाता है, मजबूत पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो यहां से इस पूरे का मीन्स निकाल के लेकर आऊं मैं, तो क्या हो जाएगा, एंजाइम ऐसे पदार्थ होते हैं, एंजाइम ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आणविक द्रव्यमान उच्च होता है, जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है, जिनमें कार्बन उपस्थित होती है, ठीक है। चलो, ये हमारी घरेलू परिभाषा जो हमने निकाली वो परिभाषा, ठीक है। अब एग्जाम में निकालने वाली परिभाषा को सुन लो, ठीक है। तो उच्च आणविक द्रव्यमान वाले जटिल या फिर उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम कहलाते हैं। एक बार फिर से, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम कहलाते हैं। ओके, अब आप ये समझो दोस्तों कि ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाले हैं। तो दोस्तों, ये क्या है, ये जो एंजाइम है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे आपने देखा था कि जो उत्प्रेरक है वो एक गियर होता है, एक ऐसा सुपरमैन होता है जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है और किसी अभिक्रिया की दर को घटा सकता है। लेकिन क्या है कि ये अभिकारक को उत्पाद तक तो ले जाएगा लेकिन खुद कोई परिवर्तित नहीं होगा, ऐसा मैंने बताया था आपको। तो दोस्तों, ऐसा ही जो एंजाइम है वो भी कुछ इसी प्रकार से कार्य करता है। ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या फिर अभिक्रिया की दर को घटा देता है, लेकिन खुद परिवर्तित नहीं होता। तो ये पदार्थ जो सीधी सी बात निकल के आई है, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है ना, तो इसलिए इस पदार्थ को हम बोल देते हैं एंजाइम उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम उत्प्रेरक, ठीक है। और इस एंजाइम उत्प्रेरक की तरह ये कार्य करता है। किसके कारण ये कार्य करता है? इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एंजाइम उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं? एंजाइम उत्प्रेरण, ठीक है। अब चलो, ये हमने समझ लिया। इसके बाद मैं आपको एक चीज और इसमें, हाँ दोस्तों, एक चीज और है कि जो एंजाइम होता है वो केवल जैविक अभिक्रियाओं में होता है। समझ में आया आपको?
अगर कोई जैविक अभिक्रिया है, जैसे हमारे शरीर में जैविक अभिक्रियाएं चलती हैं, तो यह हमारे शरीर में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अभिक्रिया मैंने करा दी, जैसे मान के चलो ये अमोनिया बना रहा हूँ, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ से मैं अमोनिया बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एंजाइम कार्य कर जाएगा? नहीं, यहाँ पर एंजाइम नहीं कर पाएगा कार्य। यहाँ का सुपरमैन तो कौन है? उत्प्रेरक है। कौन है? उत्प्रेरक। तो ये केवल अजैविक अभिक्रियाओं के लिए होता है। उत्प्रेरक किसके लिए होता है? अजैविक अभिक्रियाओं के लिए। और ये किसके लिए होता है? जैविक अभिक्रियाओं के लिए। कौन? एंजाइम, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यह एक जैव उत्प्रेरक है, ठीक है। चलो, इसके बाद मैं आपको ये चीज बताता हूं कि ये एंजाइम कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, क्या काम करते हैं, क्या चीजें, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक गंजे आदमी को लेकर आऊंगा और उसको समझो। मान लेते हैं एक ये गंजा आदमी है, और ये जो गंजा आदमी है केवल एक आंख वाला है, केवल इसकी एक आंख है दोस्तों, ठीक है। ये मतलब एक आंख वाला है, मतलब इसको हम काना भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद अब मान लेते हैं इसका ये जो है ना, ये इसकी नाक वाली ग्रंथि है, ठीक है। ये कौन सी ग्रंथि है? इसकी नाक वाली ग्रंथि है। ये मैंने इसको मान लिया, ठीक है। चलो, इसके बाद ये मैं मान रहा हूं दोस्तों कि यहाँ से ये खाना खाता है और ये खाने वाली इसकी ग्रंथि है, ठीक है। चलो, ये इसकी खाने वाली ग्रंथि है, ठीक है। तो ये जो खाना खाएगा ये क्या होगा? ये इधर इसको ऐड ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये खाना खाएगा, और ये जो नली है जिसको हम बोलते हैं ग्रसिका नली, ठीक है। ये ग्रसिका नली से खाना होते हुए कहाँ पहुंचता है? अमाशय में पहुंच जाता है, ठीक है। ये अमाशय में खाना पहुंच जाएगा, और फिर क्या होगा? ये अमाशय से होता हुआ खाना क्या होगा? छोटी आंत में पहुंच जाएगा। किसमें? छोटी आंत में पहुंच जाएगा, ठीक है। और छोटी आंत में खाने का संपूर्ण रूप से पाचन होगा, और इसके बाद ये जो खाना है वो खाना किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया है ग्लूकोज। क्या प्राप्त हो गया है? ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पर ये है छोटी आंत। यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है ये कौन सी आंत है? छोटी आंत है। और ये जो आपको दिख रही है ये बड़ी आंत है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये छोटी आंत, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये दिख रही है ये है आपकी बड़ी आंत, ठीक है। और यहाँ पर होता है दोस्तों अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया है, ये है अग्नाशय, ठीक है। चलो, अग्नाशय, ओके। अब ये क्या है? अमाशय है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये अमाशय है, ठीक है। यहाँ से ये अमाशय है, ठीक है। चलो, अब ये कौन सी नली है? ये ग्रसिका नली है, तो ये लिख दिया मैंने ग्रसिका नली, ठीक है। और इस ग्रसिका नली के थ्रू ही खाना अमाशय में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात और है दोस्तों, जो यहाँ से जो खाना आता है वो खाना यहाँ से एक गति करता हुआ आता है, ठीक है। एक गति होती है उस खाने में, तो उसकी जो गति होती है उसको हम बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन गति। कौन सी गति? क्रमाकुंचन गति, ठीक है। और यहाँ पर ये ग्रंथियां हैं, और जिसको हम यहाँ पर जो ग्रंथि होगी उसे हम बोलते हैं लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि, ठीक है। ये मैंने एक आदमी बना दिया। तो दोस्तों क्या है इसमें? इसकी क्या है कि जब यहाँ से हम ये हमारा मुंह है, इस मुंह से हम खाना खाएंगे, ठीक है। जो भी हम खाना खाएंगे, ठीक है, रोटी खाएं, सब्जी खाएं, आलू की सब्जी, भट्टे की सब्जी, ठीक है, कोई भी कुछ भी खाएं, तो ये जो खाना यहाँ से खाएंगे और यहाँ से ये जो हमारा दांत है वो इस खाने पर आक्रमण करेगा। तो जो आक्रमण करेगा तो दांत जो खाना है वो बारीक लुगदी के रूप में पिस जाएगा, और ये कृषिका नली से होता हुआ यहाँ पर आएगा हमेशा अमाशय में, और अमाशय के बाद यहाँ से छोटी आंत में आएगा। तो इस संपूर्ण रूप से इसका क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा, और अंत में इस ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अभी तो मैंने कितना इजी बता दिया ना दोस्तों कि यहाँ से खाया और यहाँ ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया। लेकिन इससे पहले भी कई प्रक्रियाएं होती हैं,
जो खाना कैसे टूटा, कैसे आमाशय में आया। शरीर हमारा जो है बार बार नखरे करता है ना, थोड़ा बहुत खाना ज्यादा हो जाता है या फिर पानी ऐसा मतलब कोई गंदा पानी पी लेते तो हमारा शरीर मिस्टेक करने लगता है ना। ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये क्यों होती हैं पहले उसको समझो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जैसे हम यहाँ से खाना खाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से खाना खाएंगे तो ये हमारा खाना इस लार ग्रंथि के अंदर जाएगा। मतलब दांत हमारे इसको तोड़ेंगे, लुगदी में परिवर्तित करेंगे तो ये एक लार ग्रंथि होती है, उस लार ग्रंथि के संपर्क में आएगा। तो सबसे पहले जो लार ग्रंथि होगी, इस लार ग्रंथि में एक पदार्थ बैठा होता है, एक सुपरमैन बैठा होता है, ठीक है। और उस सुपरमैन का नाम है टॉयलिन। क्या है? टॉयलिन, ठीक है। अब ये टॉयलिन नामक भैया यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों कि जो खाना होता है हमारा, उस खाने में जो स्टार्च होता है, जितना भी जो मंड होता है, उस सब को, उस स्टार्च को अपघटित कर देते हैं। क्या करते हैं? ये टॉयलिन भैया का काम क्या है कि जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च को या फिर जो मंड होता है उसको जल अपघटित कर देते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? जल अपघटित कर देते हैं। तो यहाँ पर भैया ने ये कार्य किया, तब ये खाना अंदर गया। अगर ये यहाँ पर ना बैठे होते तो खाना हमारे नीचे उतरता ही नहीं, निकलता ही नहीं यहाँ से। ये इनके कारण ही हो पाया। समझ में आया आपको? ये नहीं होते तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, ठीक है। चलो, अब यहाँ से खाना निकल गया। अब यहाँ से खाना निकल गया, ग्रसिका नली से होते हुए खाना आ गया अमाशय में। कहाँ पर आ गया? अमाशय में। तो भैया यहाँ पर जो जल अपघटित हुआ है, जो पदार्थ यहाँ पर आया है, यहाँ पर क्या होगा? एक तो अब यहाँ पर क्या हुआ? ग्रसिका नली से जो प्रोटीन है वो यहाँ पर अमाशय में आ गया। तो दोस्तों इस अमाशय में एक भाई साहब और बैठे रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेप्सिन। क्या बोलते हैं? पेप्सिन। अब ये पेप्सिन भाई साहब क्या करते हैं कि जो यहाँ पर जो खाना आया है, जो प्रोटीन आया है, उस प्रोटीन को किस में परिवर्तित कर देते हैं? पेप्टाइड में परिवर्तित करते हैं। मतलब उसको और बारीक टुकड़ों में तोड़ देते हैं, पेप्सिन में परिवर्तित कर दे, सॉरी, पेप्टाइड में परिवर्तित कर देते हैं। आपको समझ में आया? तो यहाँ पर इस पेप्सिन भाई साहब ने क्या किया कि जो प्रोटीन था, उस प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर दिया। चलो, अब यहाँ पर ये पेप्सिन भाई साहब प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित नहीं करते तो हमारा जो खाना है वो अंदर तक फिर नहीं जा पाता। तो इनका कार्य भी यहाँ पर महत्वपूर्ण था। लेकिन भाई इनकी एक शर्त होती है कि जो अमाशय होता है वो केवल अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। मतलब यहाँ पर HCl का होना जरूरी है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl। ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने जो खाना खाया है वो खाना अंदर जाएगा, यहाँ आएगा और यहाँ पर आकर छोटी आंत में पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आंत है, इस आंत में भी एक सरकार बैठी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन भैया यहाँ पर क्या करते हैं? जो भी आपका बचा खुचा जो भी प्रोटीन आता है, उस पूरे प्रोटीन को, उस सब को पूरा सब करके एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? एमिनो अम्ल में, ठीक है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है इस टाइप से, और अंत में जो हमारा खाना है वो ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण रूप से उसका अपघटन हो जाता है और इसको हम मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और ये इस प्रकार से हमारी सभी कोशिकाओं में धीरे धीरे करके पहुंचता है और हमारे जो शरीर है उसकी कंटिन्यू वृद्धि होती रहती है, ठीक है। तो आपको इस यहाँ से क्या निकल के आया कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? टायलिन, जो स्टार्च
को जल अपघटित कर देता है। अमाशय में उपस्थित होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। आंत में उपस्थित होता है ट्रिप्सिन, क्या बोला मैंने, ट्रिप्सिन, यहाँ ट्रिप्सिन में एक बार सही से लिख दे रहा हूं, ट्रिप्सिन, ठीक है, जो क्या करता है, एमिनो प्रोटीन को, यहाँ पर प्रोटीन लिखना था, जो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। चलो, ये हमारी जैविक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल हुए। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हमारे ऐसी अभिक्रियाओं में भी होते हैं, जैसे दूध से दही बन गया। तो दोस्तों जो दूध से दही बनता है और दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है, इसमें इन्वर्टेज एंजाइम कार्य करता है। कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है, सॉरी लैक्टोबैसिलस। कौन सा दोस्तों, लैक्टोबैसिलस। जब दूध से दही बनता है तो इस पूरी प्रक्रिया में एक लैक्टोबैसिलस एंजाइम होता है, वो कार्य करता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों जो शक्कर होती है, उस शक्कर को ग्लूकोज में हम परिवर्तित करते हैं, तो शक्कर को ग्लूकोज में जैसे ही परिवर्तित करते हैं तो उनके बीच में भी एक एंजाइम प्रक्रिया कार्य करती है, और उसके बीच जो एंजाइम होता है वो होता है इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज, ओके। इसके बाद भी एक एंजाइम बता रहा हूं कि जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। किसको, ग्लूकोज या फ्रैक्टोज को अल्कोहल में, ठीक है। तो इनके बीच भी एक एंजाइम होता है जो होता है जायमेज एंजाइम। कौन सा, जायमेज एंजाइम, ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी परिभाषाओं को देखते हैं। दोस्तों अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है वो देखो, क्या है कि जो एंजाइम होता है वो उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त, ऐसे मतलब जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित हो, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है और इसमें कार्बन भी उपस्थित होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन युक्त जटिल मतलब स्ट्रॉन्ग कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त, जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित हो, और जटिल मतलब स्ट्रॉन्ग हो, कार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित हो, ऐसे जो पदार्थ होंगे उसे कहेंगे हम एंजाइम, ठीक है। चलो अब आगे जो एंजाइम होते हैं दोस्तों, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का, ठीक है। अब हमने देख तो लिया इसमें कि ये तो क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, मतलब हमारे जो शरीर में अभिक्रियाएं हैं चल रही हैं उनकी दर को बढ़ा देते हैं या फिर उनकी दर को घटा देते हैं। तो ये जो एक सुपरमैन का कार्य कर रहा है ना, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाना और घटाना, ये कौन करता है, उत्प्रेरक करता है, ठीक है। अब ये उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहे हैं कौन, ये एंजाइम। तो ये क्या हो जाएंगे, यह उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसलिए एंजाइम क्या होते हैं, उत्प्रेरक, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। आपको समझ में आया, ठीक है। एवं इस प्रक्रिया को, जिसके कारण ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं ये पदार्थ, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक, ठीक है। चलो अगला हमारा इसमें पॉइंट है कि यह जैव उत्प्रेरक है। समझ में आया आपको, यह जैव उत्प्रेरक हैं, मीन्स इसका दोस्तों ये है कि ये केवल जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करेंगे। जो जैविक अभिक्रियाएं होंगी उन्हीं अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित करेंगे, ये ऐसे पदार्थ होते हैं। और अजैविक अभिक्रियाएं हैं, उन अजैविक अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित नहीं करेंगे। तो अजैविक अभिक्रियाओं को फिर उत्प्रेरित कौन करेगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अजैविक के लिए कौन होगा, उत्प्रेरक। अजैविक के लिए उत्प्रेरक और जैविक के लिए एंजाइम, ठीक है। तो जो एंजाइम है भाई वो उत्प्रेरक से बड़ा सुपरमैन है। उत्प्रेरक सुपरमैन है मान लिया, लेकिन जो एंजाइम है वो उत्प्रेरक से बड़ा सुपरमैन है, क्योंकि जैविक अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित करता है। आपको इतना क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं उन एग्जाम्पल को वारी वारी से लिखना है। जैसे आप पहला एग्जाम्पल क्या लिख लोगे, लार में उपस्थित एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम बताया था मैंने, टाइलिन। कौन सा बताया था, टाइलिन। तो क्या लिखोगे, लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम स्टार्च को अपघटित कर देता है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम स्टार्च को अपघटित कर देता है, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। चलो इसके बाद बोलो,
अमाशय में कौन सा एंजाइम बताया मैंने? अमाशय में मैंने क्या बताया? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। किसको? प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। तो लिख लोगे कि अमाशय में उपस्थित अमाशय में उपस्थित पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब ये थर्ड एग्जांपल आप लिख लो। तो थर्ड एग्जांपल क्या है? मैंने आपको क्या बताया? आंत में बताया ना, आंत में भी एक एंजाइम होता है। कौन सा? ट्रिप्सिन। अभी ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को किस में परिवर्तित करता है? एमिनो अम्ल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंत में उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ये हमारे 3 एग्जांपल हुए। एक दो एग्जांपल और लिखना है तो आप उसको और लिखो। तो देखो फोर्थ एग्जांपल। ठीक है, अब फोर्थ एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया कि जो दूध होता है, इस दूध को दही में परिवर्तित करना है। किसमें? दूध को दही में परिवर्तित करना है। तो दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? लैक्टोबैसिलस ना। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो यहां पर ये आप लिख लेना लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो जैसे आपका अगला एग्जांपल क्या रहेगा? दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, इसके बाद आप शक्कर वाला लिख लेते हैं कि जो शक्कर है ना, शक्कर हम खाते हैं तो किस में परिवर्तित हो जाती है? वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है ना। किस में? ग्लूकोज में। ठीक है, तो जो शक्कर होती है, उस शक्कर को जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाला एक एंजाइम होता है। बिना उसके वो ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं होती। तो वो एंजाइम है हमारा इनवर्टेज। कौन सा है? इनवर्टेज। ठीक है, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल लिए आपकी ये कॉपी में आप लिख सकते। ठीक है, चलो दोस्तों, आई होप कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपके पास समय समय पे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।